से ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे। हमारे पास बेटा जो टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का नाम तो आपने सुना ही होगा बेटा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बारे में जब आप बात करते हैं बेटा, टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हैं? यस, टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर जो है वो सोच के बताइएगा विच वन इज करेक्ट। आइदर द टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इन दोनों में से कौन सी डेफिनेशन सही है? क्या टेम्परेचर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है? आप बोलेंगे सर नहीं। फॉर्म ऑफ एनर्जी तो कौन होता था, आप लोगों ने याद किया होगा बेटा, द हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, सेकंड वन इज द करेक्ट, परफेक्ट। इसका मतलब ये बेटा, टेम्परेचर बिल्कुल बेटा हॉटनेस और कोल्डनेस, यही डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कोई नई चीज आपके लिए नहीं है बेटा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस डेफिनेशन बेटा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इस चीज का नाम आपने रखा हुआ था बेटा, दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। ये आपका जो है वो टेम्परेचर कहला रहा है। आई होप मेरी पहली ये वाली बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को जरा रिलेट कीजिएगा बेटा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा बेटा। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बेटा बना हुआ नजर आएगा, ये मेरे पास बना हुआ है एक थर्मामीटर। इसको डिजिटल थर्मामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो डिजिटली, मतलब आपके पास टेम्परेचर जो यहाँ पे शो हो रहा है। चलो बेटा, मैं जो अब आपसे बात कर रहा हूँ ना भाई, टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की आप बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, इस तरीके से आपके सामने एक थर्मामीटर बना हुआ नजर आ रहा है। और इस थर्मामीटर के बारे में अगर आप बात करें तो ये डिजिटल थर्मामीटर कहलाता है। अच्छा, हमारे पास और भी कोई डिवाइसेस होती हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उन डिवाइसेस के बारे में मैं आपको हाईलाइट करूंगा बेटा। जैसे एक और डिवाइस आपके सामने यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है। इस डिवाइस को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं बेटा, जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप में से अगर किसी को पबजी खेलने का शौक है या कोई गेमिंग का शौक है, तो उसने ऑब्जर्व किया होगा बेटा, मोबाइल में जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, मोबाइल अगर बहुत ज्यादा हीटअप होता है पबजी खेलने से, तो मोबाइल जो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। ये लैपटॉप के साथ भी होता है, ये यूजुअली ये आपकी जो है वो पीसी के साथ भी होता है। यूजुअली आपके लैपटॉप के साथ होता है या आपके पीसी के साथ होता है। यस बेटा, कुछ बेहतर हुआ। शायद कुछ बेहतर हो गया हो बेटा। बेटा एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, बार बार इस तरीके से इशू आ रहा है, एरर हो रहा है। और आवाज मेरी लैग कर रही है या इशू आ रहा है। तो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड बेटा। टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे थे। टेम्परेचर, मैंने थर्मामीटर आपको हाईलाइट किया था, मैंने टेम्परेचर सेंसर आपको बताया था। चलिए बेटा, इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखें, फिर आपका कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग काम आए। और टेम्परेचर के बारे में सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन, टेम्परेचर में इंस्ट्रूमेंट्स के नेम जैसे बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आपने मेंशन किए थे बेटा, कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, इसी तरीके से टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि मोबाइल को ऑटोमेटिकली शट डाउन करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा हीटअप अगर हो जाए तो टेम्परेचर सेंस करता है, तो टेम्परेचर सेंसर है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो नाम लिखा बेटा व्हाट इज विच इज मेंशन ओवर हियर इज द इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, मेरा नहीं ख्याल कि आप मेरे जितने लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं आपको करंट की डिवाइस का नाम ही पता नहीं हो। प्लीज मुझे बताएंगे करंट की डिवाइस का नेम। इज देयर एनीवन हु नोस अबाउट हाउ टू मेजर द करंट, करंट को कैसे मेजर करने प्लीज बताइएगा। एग्जैक्टली जवाब मेरे पास मुझे मिला बेटा, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया। करंट को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है उसका नाम मुझे आपने बताया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एम मीटर। एम मीटर कहलाता है, बिल्कुल सही कहा कि करंट को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस है उसका नाम आपने मुझे बताया, दिस इज कॉल्ड एज एम मीटर। कि इज देयर एनीवन हु नोस अबाउट अदर देन एम मीटर, कोई है जिसको एम मीटर के अलावा पता हो, एम मीटर के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट। एम मीटर सबके जवाब आ रहे हैं, वेरी नाइस बेटा। एम मीटर के अलावा किसी और को इंस्ट्रूमेंट पता है बेटा जो मेरी हेल्प करना चाहे, प्लीज बताइएगा। यस, अदन का मेरे पास मैसेज आया मल्टीमीटर, वेरी गुड बेटा। मल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नेम हाईलाइट किया बेटा, मल्टीमीटर। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है। अच्छा मेरे पास एक और रिप्लाई आया है, मेरे पास तैयब का मैसेज आया गैल्वानोमीटर, वेरी गुड बेटा। गैल्वानोमीटर ये भी बिल्कुल सही है, गैल्वानोमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर द इज ऑल्सो यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है बेटा। आई रिसीव योर आंसर बेटा। सात का जवाब आया क्लैम्प मीटर। मल्टीमीटर होता है या एवीओ मीटर होता है। अब इस तरीके से बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट, जैसे ए लिखा हुआ है, दिस ए शोज द एम मीटर। आपके पास एम मीटर बना हुआ आएगा बेटा, ये एम मीटर हो गया। एम मीटर के अलावा अदर देन दिस बेटा आई हैव अ गैल्वानोमीटर। यानी आप जो है वो करंट को अगर मेजर करना चाहें बेटा, तो करंट को जो है वो आप एम मीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। मैंने एम मीटर को वर्ड लिख के दिखा दिया। वी हैव गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर कहा हुआ है। अच्छा इस गैल्वानोमीटर के बाद जो थर्ड इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीमीटर। अगर आप मल्टीमीटर को ऑब्जर्व करेंगे ना बेटा, तो मल्टीमीटर में होता क्या है, इसके अंदर एक मतलब एक नॉब लगी हुई है जिसको अगर आप रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से आप चेंज कर सकते हैं। इससे आप करंट भी मेजर कर सकते हैं, इससे आप वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, और इससे आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा जब हम अपना जो है वो लैब जब हम अपनी स्टार्ट करेंगे, तो उस लैब के अंदर जो है वो हम ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मल्टीमीटर ही यूजुअली हम यूज करते हैं, तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा और उसके बारे में भी आपको एक आइडिया रहेगा। बिल्कुल बेटा क्लैम्प मीटर ये भी यूज करते हैं, हम सही कह रहे हैं, क्लैम्प मीटर भी, लेकिन यूजुअली ये लैब के अंदर नहीं होता हमारे पास ना। लैब के अंदर, लैब में जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो ये तीन होते हैं। क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर में फर्क है ना, उसको आप होल्ड कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं, तो वो क्लैम्प मीटर कहलाता है, वो भी सही है बेटा। चलें इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के नेम, यानी अब आपको अपने पास क्या करना है, सिंपल एक लाइन की इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखनी है बेटा। और एक लाइन की डेफिनेशन लिखने के बाद जो है वो इन तीनों चीजों के नेम यहाँ पे अपने पास मेंशन करने हैं, तीनों डिवाइसेस के नेम, पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं बनानी। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन है, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। शाबाश। क्लैम्प होता है बेटा, CLAMP। अगर आप गूगल करेंगे तो वो आपको क्लैम्प मीटर की पिक्चर जो है वो दिखा देगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्लैम्प मीटर कैसा होता है। डन हो गया बेटा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। करंट की एक लाइन की डेफिनेशन आपके पास आ गई, और करंट की डेफिनेशन के बाद जो है वो आपके पास तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के नेम आ गए होंगे। और करंट की डेफिनेशन, तीनों इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने के बाद लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है, और वो लास्ट डेफिनेशन कहलाएगी। यस बेटा, लास्ट डेफिनेशन का नेम प्लीज पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। द लास्ट डेफिनेशन विच इज मेंशन ओवर हियर इज द वोल्टेज। यस बेटा, वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताइएगा। यस, वोल्टेज मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स के नेम। मोहिब का जवाब सबसे पहले आया वोल्ट मीटर, सात का जवाब आया वेरी नाइस वोल्ट मीटर। अस्का ने जवाब दिया है वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही है बेटा। अदर देन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर तो बहुत कॉमन है, मेजोरिटी लोगों ने जवाब दिया वोल्ट मीटर। कोई है जो वोल्ट मीटर के अलावा मुझे आंसर बता दे, अदर देन वोल्ट मीटर प्लीज बताइएगा। अदर देन वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर भी, यस मल्टीमीटर तो ऑब्वियस बेटा। मल्टीमीटर वोल्ट मीटर के अलावा मल्टीमीटर, क्योंकि तीनों मेजर कर सकते हैं ना। अच्छा मल्टीमीटर ये जो था ना मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर को कभी हो सकता है आपको ये नाम से भी पुकारना पड़े, देखिएगा जरा। इस मल्टीमीटर को एक और नाम से पुकारते हैं बेटा, वी यूजली कॉल दिस एज एवियोमीटर। बेटा एवियोमीटर का मतलब क्या है, एवियोमीटर का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा। दिस ए इज द एम्पेयर, ये जो ए है ये एम्पेयर कहलाता है। दिस V इज द वोल्ट, यानी ये वोल्ट कहलाएगा। एंड दिस O इज द ओम, ये जो है वो ओम कहलाएगा। ओम मतलब रेजिस्टेंस। तो ये तीनों चीजें मेजर कर सकता है, मैंने आपके सामने लिखा ना, ए का मतलब एम्पेयर, एम्पेयर का मतलब करंट होता है। V का मतलब वोल्ट है, यानी वोल्टेज होता है, वोल्ट। और ओम, ओ का मतलब है ओम है, और ओम का मतलब जो है वो आपके पास मेजर कर सकता है
ओम मतलब रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। बेटा बिल्कुल, ये एक एक लाइन की डेफिनेशन जो है वो आती है अक्सर, यूजुअली जो है ना। आपका जो क्वेश्चन नंबर वन होगा जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे बेटा, पी टू का जो क्वेश्चन नंबर वन होगा बेटा, वो ये हमेशा वन लाइन के क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा। वो आपसे कहेगा डिफाइंड प्रेशर, वो आपसे कहेगा डिफाइंड वर्क, वो आपसे कहेगा डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट, वो आपसे बोलेगा डिफाइंड वोल्टेज। ये हमेशा एक लाइन की डेफिनेशन से सवाल आपका हमेशा पेपर स्टार्ट होगा। जब आप पांच पेपर करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको। अच्छा, अदर देन इलेक्ट्रिक करंट, करंट आपके पास हो गया था वोल्टेज के बारे में। वैसे तो ये करंट वोल्टेज जब आप इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन पढ़ेंगे बेटा, तो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में मैं आपको लिखवाऊंगा। अच्छा, सैयद महूर ने एक और जवाब दिया, बिल्कुल सही बेटा जवाब दे, ये भी आपका जवाब सही है। मोहिब ने भी यही जवाब बताया था। बेटा एएस में आपके पेपर जो है वो तीन होंगे। वो अगर फिजिकल हमारी क्लास होगी ना, अगर आपने ओरिएंटेशन नहीं ली, फर्स्ट क्लास नहीं ली, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, मुझसे कॉलेज में इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा मुझसे। अच्छा, वोल्टेज की डेफिनेशन बेटा हमारे पास लिखी हुई है। द वोल्टेज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, आपने ओ लेवल्स में थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन याद करी हुई थी। ओ लेवल्स पे डेफिनेशन आपने याद करी, द वर्क डन टू ड्राइव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आपने पढ़ी हुई थी। तो थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन है कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। याद है, अगर आपके पास अगर एक वायर है, इस वायर के साथ अगर आप सेल कनेक्ट करते हैं, तो मुझे बताइए सेल में एक तरफ पॉजिटिव होगा और सेल में एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। आपने एक वायर में अगर सेल को कनेक्ट किया है बेटा, तो एक तरफ जो है वो आपका पॉजिटिव होगा और एक तरफ जो है वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप मुझे बताइए पॉजिटिव नेगेटिव सेम होंगे या दोनों में कोई डिफरेंस होगा? तो आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल बेटा, ओ लेवल्स वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट्स फाइन। आपकी मर्जी है, आप वो डेफिनेशन भी वहां पे लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस इसलिए आ गया बेटा, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। मुझे बताइए, आप जीरो पे खड़े हुए थे, एक पॉजिटिव की तरफ चला गया, एक नेगेटिव की तरफ चला गया, तो दोनों में फर्क आ गया ना, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ओ लेवल्स वाली याद है बेटा, वो भी आप लिख सकते हैं, इट्स फाइन, इसमें कोई इतना इशू की बात नहीं है। मेरा जो काम है ना बेटा, वो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताना है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जरा देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक तो आपने मुझे बता दिया, दिस वी इज द वोल्ट मीटर। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा बेटा हमेशा, हर वो इंस्ट्रूमेंट बेटा जिसके आगे मीटर लिखा हुआ है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, हर वो इंस्ट्रूमेंट बेटा जिसके आगे जो है वो मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वो जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुनिएगा जरा। हर वो इंस्ट्रूमेंट बेटा, मैं आपसे कह रहा था बेटा, हर वो इंस्ट्रूमेंट जिसके आगे आपसे मैं कह रहा हूं बेटा क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। तो मीटर का मतलब है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजर करेगा, हर चीज मतलब मेजर करेगा। जैसे आपने नाम सुना है ना, थर्मामीटर, नाम सुना है थर्मामीटर, मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेजर करेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, मीटर मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं आपसे बोलूंगा एम मीटर, मीटर मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बात तो आपको क्लियर रखनी है। अब जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मल्टी मीटर, मीटर मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मल्टी मतलब बहुत सारी चीजें मेजर कर सकता है। जैसे वोल्टेज मेजर कर सकता है, करंट मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है। अच्छा, ये जो चीज बनी हुई है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ये ऑस्किलोस्कोप, ये ऑस्किलोस्कोप जिसको आप सीआरओ बोल रहे थे बेटा, ये सीआरओ आपके पास इस्तेमाल होता है इस तरीके से, सीआरओ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। ये क्योंकि ओ लेवल्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओ लेवल्स में आपको पढ़ाते थे, इससे आप वोल्टेज मेजर करते थे, इस तरह के सवालात, कुछ ग्राफ वाले सवालात आते थे बेटा, वेव बनी हुई होती थी, फिर आप उसमें बॉक्सेस काउंट करते थे। आप इसको ऐसे सॉल्व करते थे कि वन डिवीजन बराबर है टू वोल्ट के, और फिर लिखते थे कि टू डिवीजन बराबर होंगे फोर वोल्ट के। इस तरीके के सवालात बेटा मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपने ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को इस तरीके के सवालात जो है वो लिखवाए हैं। तो आई होप ये सारी बातें जो है वो आप लोगों को याद होंगी कि इस तरीके से आप इसकी मदद से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो अब आप बेटा सिंपल सा काम था, आपके लिए जो एक लाइन की डेफिनेशन आएगी, बिल्कुल बेटा याद है, एक लाइन की डेफिनेशन आप लिखिए वोल्टेज की, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन लिखने के बाद बेटा आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स की नेम लिख लीजिए कि हमारे पास वोल्ट मीटर है, एम मीटर है और सीआरओ है। और फिर हम यहाँ से जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लीज बेटा।
चलिए बेटा, आप लोगों के कुछ मैसेजेस आए आए हुए थे, मैं उसको रेस्पॉन्ड कर रहा था। और आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, ये सारी बातें देखने के बाद जो मैंने अब आपको चीजें बता दी। अच्छा, अब आप लोगों को काम तो याद ही होगा बेटा। आप लोगों ने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, वो फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट किया था। आप लोगों को बेस यूनिट्स निकालना आता है, बेस यूनिट्स के बारे में आप लोग को आइडिया है। और फिर देन बेस यूनिट्स के बाद जो है मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बेस यूनिट्स ऑलरेडी निकलवाए थे बेटा। और बेस यूनिट्स निकालने के बाद आपको इक्वेशंस को प्रूव करना आता था, होमोजेनियस इक्वेशन, जो आपने लास्ट टाइम मंडे को कॉलेज में क्लास में मुझसे पढ़ा था। और देन फिर जो है वो आपको मैंने प्रीफिक्सेस कन्वर्ट करना सिखाए थे, अदर देन प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस के बाद फिर आपने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए। और ये अब आपकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा। और फिर आप जो है वो इसके टॉपिकल पासिबल्स करेंगे। अच्छा, आप में से एक दो स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे वर्कबुक का। बिल्कुल बेटा, वर्कबुक आपकी कंपाइल करके जो है वो सर रईस को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो आप जो है प्रिंट, सर रईस आपको ऊपर जो फोटो कॉपियर हैं वो आपको दे देंगे, उनसे आप रिसीव कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीक से ही आप टॉपिकल पासिबल पाएंगे। अभी तो फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं अपना। यस। फर्स्ट चैप्टर में आज मेरे पास नाम लिखा हुआ है बेटा, प्रिसीशन। प्रिसीशन का अगर कभी नाम सुना है, प्रिसीशन क्या होता है, प्रिसीशन क्या कहलाता है, जरा प्रिसीशन सुनिएगा प्लीज। रीडिंग्स में कुछ कुछ वैल्यूज आपको दिखाऊंगा, जरा इन वैल्यूज को ऑब्जर्व कीजिएगा। यस, आपके लिए नेम मेंशन है बेटा, इस तरीके से। प्रिसीशन। आई थिंक स्लाइड मेरी शायद फिर रुक गई है। प्रिसीशन की डेफिनेशन लिखी भी आ रही है बेटा। स्टक है शायद, बिल्कुल बेटा। आपकी स्लाइड अपडेट नहीं हो रही। यस। यस, डेफिनेशन बेटा लिखी हुई है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल बेटा, साथ में मुझे डेफिनेशन पहले से बता दी। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। इट मींस हाउ क्लोज द वैल्यूज आर वन टू अनदर, आपकी वैल्यूज एक दूसरे से कितने करीब करीब हैं। और मैं अगर आपको एक आंसर दिखाऊं, एक कुछ वैल्यूज दिखाऊं, जरा वैल्यूज को ऑब्जर्व कीजिएगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 9.5, द सेकंड नंबर इज द 9.0, द थर्ड नंबर इज द 9.3 एंड द फोर्थ नंबर इज द 8.9। राइट, हमारे पास फोर नंबर्स लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को कंपेयर कीजिएगा बेटा सेकंड वाले से। सेकंड वाला जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। 9.0, 2.0, -3, एंड देन वी हैव 17.2। अब आप मुझे बताइए कौन सी वाली वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा, एक दूसरे से क्लोज है। आप अगर सेकंड वाले को ऑब्जर्व करेंगे बेटा, आप बोलेंगे सर द फर्स्ट वन इज द 9 एंड देन 2, देन -3 एंड देन 17.2, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज नहीं है, नॉट प्रिसाइज। राइट, जबकि इसमें से जो प्रिसाइज वैल्यू है बेटा, ये प्रिसाइज वैल्यू जो है वो इसमें से ये फर्स्ट वाली हो जाएगी, दिस फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज द प्रिसाइज वैल्यू, ये आपकी जो है वो प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। तो अच्छा, आंसर सही है गलत है वो, इट्स नॉट एन इशू। मतलब आपकी वैल्यू करेक्ट है रॉन्ग है मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपके आंसर एक दूसरे से बहुत क्लोज आ रहे हैं, इफ द आंसर आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर बेटा, इट्स मीन ये आपके शो करता है कि भाई अगर आपके आंसर एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कि ये जो है वो आपके पास प्रिसाइज वैल्यू कहलाएगी। तो ये प्रिसिशन यानी प्रिसाइज वैल्यू को शो कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट बेटा मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। अच्छा, अब इसी को जरा कंपेयर कीजिएगा। एक होती है प्रिसीशन और एक होती है एक्यूरेसी। क्या आप लोगों ने कभी ये वाला वर्ड सुना है बेटा, एक्यूरेसी? क्या आप एक्यूरेसी मुझे बताएंगे, एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करेंगे प्लीज बताइए। हाउ कैन यू डिफाइन द वर्ड एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या होती है? यस, हाउ कैन यू डिफाइन द वर्ड एक्यूरेसी? एक्यूरेसी क्या है? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई बेटा आपने मुझे। एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोज टू रियल वैल्यू, परफेक्ट परफेक्ट बेटा। हाउ मेनी डिजिट्स इन एन आंसर? ओके, करेक्ट वैल्यू, परफेक्ट बेटा। आप लोग के आंसर, हर एक का आंसर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सही है बेटा। परफेक्शन, ओके। भाई एक्यूरेसी कहलाती है बेटा, एक्यूरेसी शोज कि आपकी वैल्यू जो है वो हाउ मच द वैल्यू इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, आपकी ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं ना बेटा, ग्रेविटी की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं बेटा, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है, ग्रेविटी की वैल्यू 9.801। 9 यस, ग्रेविटी की यूजुअली जो वैल्यू है ना, चलो आप ए लेवल में यूज कर दो, वो ये यूज कर दो। ग्रेविटी में आप यूजुअली वैल्यू यूज करते हैं 9.81। राइट, ये आपकी ग्रेविटी की एक वैल्यू है 9.81। अब आप मुझे बताइए 9.81 ये आपकी ट्रू वैल्यू है, या अब आप विद इन 10%, वेरी गुड बेटा, वाओ।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन किया। फारिद, मैं आपका ही आंसर का वेट कर रहा था, काफी देर बाद आपका आंसर आया। मैं ये देख रहा हूँ कि क्लास में आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। शाबाश बेटा। क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास 9.81 एक ग्रेविटी की वैल्यू है। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद बेटा, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमारा एक आंसर आया ग्रेविटी का, हमने निकाला है लेट सपोज 5.7, और एक आंसर हमने निकाला है ग्रेविटी का 9.97। अब आप मुझे बताइए बेटा, दो आंसर आपने निकाले, 9.97 निकाला है, एक 5.7। वो तो ऑब्वियस है कि 5.7 वाला गलत है, 5.7 वाला बिल्कुल गलत है। लेकिन जो आपकी एक्यूरेट आंसर होगा ना बेटा, एक्यूरेट आंसर जब कहलाएगा जब वो आंसर जो है वो उस ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्या होगा, करीब होगा। अब प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस होता है बेटा, ये भी अब आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और यही चीज मैं अब आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीशन एंड द एक्यूरेसी। पहले तो आप एक्यूरेसी की डेफिनेशन पढ़िएगा बेटा। अच्छा, प्रिसीशन की डेफिनेशन अगर मैं आपको पढ़ाऊं बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्यूरेसी। सॉरी, एक्यूरेसी की डेफिनेशन देखनी थी, एक्यूरेसी आपसे बोल रहा है बेटा, इट टेल्स हाउ क्लोज द वैल्यूज आर टू द ट्रू वैल्यू। आपकी ट्रू वैल्यू से कितनी ज्यादा वैल्यू आपकी करीब करीब है, वो आपकी एक्यूरेसी कहलाएगी। अब एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल जरा देखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने बेटा, इस एग्जाम्पल को जरा बहुत गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। एग्जाम्पल है क्या, मुझे बताइए। कभी अगर आपने इस गेम को खेला हो, कभी आपको चांस मिला हो, यूजुअली इसको जो आप थ्रो करते हैं डार्ट्स, आप इसको जिसको बोलते हैं, और ये ओलंपिक्स में भी आपका गेम होता है। और इसकी शायद आपको याद होगा, इस तरह की एक बहुत मशहूर सी एक वीडियो वायरल हुई थी कि एक पर्सन जो है वो, तुर्किश पर्सन ने जो है वो जस्ट फ्रॉम वन हैंड और इस तरीके से शूट किया था। आपको आइडिया होगा उसका, आपको याद होगा। अब आप मुझे बताइए आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस ये है कि आपको इसको हिट करना है बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे, राइट। आपका पर्पस है कि आप बिल्कुल सेंटर पे इसको हिट करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए बेटा, बिल्कुल बेटा, बोलाई, परफेक्ट। आप मुझे बताइए बेटा, आपका पर्पस है कि आप इसको बिल्कुल सेंटर पे हिट करना चाहेंगे, और अगर वो सेंटर पे हिट नहीं करा, अब आप मुझे बताएं, जो हमारे पे यहाँ पे मार्क हुए हैं ना पॉइंट, मैं पॉइंट्स को देखता हूँ, ये देखिएगा पॉइंट, ये कुछ पॉइंट लगे हुए हैं जिसे मैंने टिक मार्क किया है। अब आप मुझे बताइए कि आपके आंसर्स जो हैं वो क्या आपके आंसर्स एक्यूरेट आ रहे हैं। एक्यूरेट आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, एक्यूरेट तो है ही नहीं। एक्यूरेट तो जब होते हैं बेटा, जब सारी वैल्यू सेंटर में होती है, तो सेंटर के करीब होती है तो एक्यूरेट होते। अच्छा, मुझे बताइए क्या ये एक दूसरे से करीब करीब है। हाँ बोलेंगे सर नहीं, एक दूसरे से करीब करीब भी नहीं है। बेटा अगर ये वैल्यूज एक दूसरे से करीब करीब भी नहीं है, इफ द वैल्यूज आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर, इसका मतलब ना ही ये एक्यूरेट है ना ही ये प्रिसाइज है, यानी लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिशन। यानी ना ही ये आंसर्स आपके एक्यूरेट हैं, ना ही ये प्रिसाइज है, क्योंकि आंसर भी एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अब आप जरा सेकंड वाले में देखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स हैं तो बहुत दूर, जो आपकी सेंटर वाली जो गोलाई है उससे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये आंसर एक दूसरे के करीब करीब हैं, यानी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। इफ द आंसर्स आर क्लोजर टू ईच अदर, बात ऑब्जर्व कीजिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं बेटा, इफ द आंसर्स आर क्लोजर टू ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिसाइज। इसीलिए इसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ें क्या लिखा हुआ है, हाई प्रिसिशन। हाई प्रिसिशन का मतलब है बेटा, अगर वैल्यूज एक दूसरे से बहुत क्लोज क्लोज होंगी बेटा, तो वो आंसर कहलाता है बेटा हाईली प्रिसाइज। बेशक आंसर गलत है, आपका आंसर सही नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपको ग्रेविटी निकालनी है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे सर ग्रेविटी की वैल्यू 9.81, जो हम यूजुअली यूज करते हैं 9.81। अब एक बच्चा आंसर निकाल रहा है ग्रेविटी का, ग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसने आंसर निकाला 8.8, फिर आंसर निकाला 8.7, फिर आंसर निकाला 8.6, फिर आंसर निकाला 8.7, फिर आंसर निकाला 8.9, फिर आंसर निकाला 8.7। अब आप मुझे बताइए, बार बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आ रहा, आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, इसका आंसर 9.8 होना चाहिए था, आंसर गलत आ रहा है, आंसर एक्यूरेट नहीं है। क्योंकि ग्रेविटी की आपको मालूम है, दुनिया के किसी भी कोने पे हो यूजुअली ग्रेविटी 9.81 रहती है, लेकिन ये आंसर आपका एक्यूरेट नहीं है। फिर भी ये आंसर जो है वो कहलाएगा कि यार वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, मैं उस बच्चे को शाबाशी दूंगा, बेटा आपने बहुत प्रिसाइसली एक्सपेरिमेंट किया है। यानी एक्सपेरिमेंट करने में हो सकता है कोई एरर हो, कोई चीज आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लैब में सॉल्व करेंगे, हम लैब में ग्रेविटी निकालना सीखेंगे कि हम अपने अर्थ की ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं। हम ये एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रेविटी, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी। अब आप मुझे बताइए बेटा इस बारे में कि आंसर एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन आंसर क्या कहलाएगा, प्रिसाइज कहलाएगा। इसीलिए प्रिसिशन के अंदर एक वर्ड मैं आपको लिख पाऊंगा बेटा, प्रिसिशन में एक वर्ड देखिएगा जरा, इस वर्ड को पढ़ें क्या लिखा हुआ है, प्लीज इस वर्ड को ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए।
गुड प्रिसीशन यानी अगर आपका आंसर प्रिसाइज है, गुड प्रिसीशन इज अ रिफ्लेक्शन अ गुड क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से परफॉर्म किया। गुड क्वांटिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छा यानी अगर आपकी प्रिसीशन अच्छी है, इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म किया। तो ये एक डिफरेंस था एक्यूरेसी और प्रिसीशन में। एक्यूरेसी क्या था? इफ द आंसर इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, याद कीजिएगा प्लीज। एक लाइन की डेफिनेशन फिर बोल रहा हूं, आपसे पूछी जा सकती है एक्यूरेसी क्या है? इफ द वैल्यू इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, तो ये एक्यूरेट कहलाएगा। और प्रिसीशन क्या है? ये इफ द वैल्यूज आर क्लोजर टू ईच अदर या क्लोजर टू वन एन अदर, एक दूसरे के करीब करीब वैल्यू होंगी, तो वो प्रिसाइज कहलाएंगी। अब आप मुझे बताइएगा बेटा वापसी इसके अंदर, मुझे बताइए थर्ड वाला देख के बताइएगा। थर्ड वाला, थर्ड वाले में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो बुलाई वाला भी अभी कर रहा था, एक पिक्चर में आपको दिखा रहा था, थर्ड वाला ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए। अब मुझे बताइए थर्ड वाले में है तो सेंटर के करीब करीब देखें, सेंटर के करीब करीब आ रहे हैं, तो ये आंसर कहलाएगा तो हाई एक्यूरेसी। लेकिन इसकी प्रिसीशन लो है क्योंकि इसके बाकी जो वैल्यू हैं तो एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर ना बेटा स्प्रेड हुई हुई है, तो ये हाई एक्यूरेसी है। थर्ड वाला दोबारा ऑब्जर्व कीजिए बेटा। थर्ड वाला क्या कहला रहा है? हाई एक्यूरेसी, क्योंकि सारे पॉइंट सेंटर के करीब है, लेकिन प्रिसीशन इसकी लो है क्योंकि एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर नजर आ रहे हैं। जबकि लास्ट वाला पॉइंट देखिएगा, लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है बेटा, सारे ही सेंटर में हैं, सारे ही एक दूसरे से करीब करीब हैं। इट्स मीन दिस इज द हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीशन। मुझे बताइए क्या ये पिक्चर्स वगैरह नहीं बनानी बेटा आपको, सिर्फ आपको डेफिनेशन बतानी है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा बेटा, इफ दिस इज क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन द प्रिसीशन एंड द एक्यूरेसी, मुझे यस करके रिप्लाई कर दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहे हैं आप लोग के, दैट्स गुड। अच्छा बेटा, क्लास का सेम लिंक से आप दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, क्लास का लिंक एक्सपायर होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन फ्रॉम द सेम लिंक। यस बेटा, इसमें कह रहा है गुड प्रिसीशन इज अ रिफ्लेक्शन। देखिए अगर आपकी प्रिसीशन हाई है ना, इसका मतलब आपके बेशक आपके आंसर गलत आ रहे हैं। देखिए मैंने ग्रेविटी वाली एग्जांपल आपको दी ना, ग्रेविटी में आंसर आपके 9.8 से दूर आ रहे थे, एक्सपेरिमेंट गलत आ रहे थे। हो सकता है कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में, ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में आपने कोई प्रैक्टिकल में कोई एरर किया हुआ होगा, इस वजह से आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा है। लेकिन प्रिसाइज होने का मतलब ये कि आपने बहुत दिल लगा के एक्सपेरिमेंट किया है और आपके आंसर एक दूसरे से बार बार करीब आ रहे हैं, इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट परफेक्टली किया है, कोई एरर है जो आप नहीं हाईलाइट कर सके। गुड प्रिसीशन का मतलब ये होता है। आई बात समझ में बेटा? तो जितनी बार आपने यहाँ तक पढ़ी बेटा, इसके बाद हमारे पास कुछ ग्राफ है बेटा, मैं ग्राफ आपको बनवाऊंगा, जरा इन ग्राफ्स को ऑब्जर्व कीजिएगा। इन ग्राफ्स के अंदर बेटा वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज को शो किया हुआ है, और वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज को शो करने के बाद बेटा फर्स्ट जो ग्राफ बना हुआ है, जरा इस फर्स्ट ग्राफ को देखिएगा। हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है बेटा वो इस तरीके से बना हुआ है, मैंने ग्राफ बनाया है बेटा इस तरीके से, ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ बना हुआ है। जबकि सेकंड वाले ग्राफ को देखिएगा बेटा, ये सेकंड वाले ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये रहा मेरे पास एक सेकंड ग्राफ। यस, दोनों ग्राफ को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा। इन दोनों ग्राफ को, फर्स्ट वाला ग्राफ भी थोड़ा सा मैं इरेज करके दोबारा मिटा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए बेटा, इसमें से कौन सा वाला जो है वो एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, मुझे प्लीज बताइए कौन सा वाला एक्यूरेट है इसमें से। यस, ट्रू वैल्यू दोनों की लिखी हुई है, दोनों की ना ट्रू वैल्यू लिखी हुई है। मुझे बताइए फर्स्ट वाला एक्यूरेट है या सेकंड वाला एक्यूरेट है? प्लीज बताइए बेटा, विच वन इज एक्यूरेट? फर्स्ट, ओके ओके, मेरे पास जवाब जो आ रहा है वो फर्स्ट के ज्यादा आ रहे हैं, और सेकंड वाला कोई भी नहीं कह रहा। बिल्कुल सही कहा बेटा, आप में से मेजॉरिटी लोगों ने मुझे आंसर किया, और सब हर एक के बच्चे का मैं आंसर बेटा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। आप लोग के पास जो जो आंसर आया वो फर्स्ट वाला, बिल्कुल सही कहा बेटा, फर्स्ट वाला जो है वो एक्यूरेट है। इसका मतलब आपने कहा सर फर्स्ट वाला जो है वो एक्यूरेट है। अच्छा, एक्यूरेट भी है और साथ साथ देखिएगा फर्स्ट वाला जो है वो प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज इसलिए बेटा क्योंकि आंसर जो है ना एक दूसरे के करीब करीब है, देखिए
अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले को ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिएगा, फर्स्ट वाले के आंसर जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब करीब है, देखिए सारे आंसर करीब करीब है। तो ये इसका मतलब ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। जबकि सेकंड वाले को देखिएगा, मुझे बताइए सेकंड वाला, सेकंड वाला मुझे प्लीज बताइएगा बेटा, बोथ आर प्रिसाइज, बिल्कुल सही कहा, दोनों प्रिसाइज हैं। मुझे बताइएगा सेकंड वाला एक्यूरेट है, तो आप बोलेंगे सर नहीं सेकंड वाला एक्यूरेट नहीं है। सेकंड वाला एक्यूरेट नहीं है, लेकिन सेकंड वाला क्या है, प्रिसाइज है। तो इसका मतलब मुझे बताइए, सेकंड वाले के बारे में लिखेंगे तो आप बोलेंगे सर सेकंड वाला प्रिसाइज तो है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, यानी प्रिसाइज तो है लेकिन सेकंड वाला जो है वो क्या नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। अब आप मेरे ग्राफ को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा, बिल्कुल सही कहा, ओनली प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, बिल्कुल सही कहा बेटा। अब आप जरा ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा मेरे इस अगले वाले आंसर को, अगला वाला ग्राफ जरा देखिएगा, यस। नेक्स्ट वाला ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाले ग्राफ को देखते हैं और मुझे इस ग्राफ के बारे में बताइएगा, यस। ये जो मेरा ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को देखिए और यस, ये ग्राफ है और ये एक ग्राफ है, लास्ट जो ग्राफ है ये वो ये है, यस। अब आप मुझे बताइए बेटा, इसमें से क्या ये प्रिसाइज है या प्रिसाइज नहीं है। आप बोलेंगे सर वैल्यूज तो बहुत स्प्रेड हुई भी आ रही है ना, वैल्यूज अगर आप ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई, वैल्यू देखें, वैल्यू यहाँ भी जा रही है, वैल्यू यहाँ भी जा रही है, वैल्यू तो बहुत दूर दूर जा रही है, इसका मतलब प्रिसाइज तो नहीं है, नॉट प्रिसाइज। लेकिन जो थर्ड वाला बना हुआ है ना बेटा, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला जो है वो आपका थोड़ा एक्यूरेट दिख रहा है। मतलब एक्यूरेट कैसे, मतलब ट्रू वैल्यू के करीब करीब आ रहे हैं, मतलब आप ट्रू वैल्यू से बहुत मतलब जा रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, बिल्कुल दूर जा रहे हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू के पास पास है। तो इसलिए थर्ड वाला जो नजर आ रहा है ना बेटा, थर्ड वाला थोड़ा एक्यूरेट तो कहलाएगा लेकिन प्रिसाइज नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप ट्रू वैल्यू के करीब तो हैं लेकिन आपकी वैल्यूज दूर दूर है। तो इसका मतलब थर्ड वाले को अगर आप लिखेंगे तो थर्ड वाला कहलाएगा एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, यानी प्रिसाइज नहीं है। जबकि फोर्थ वाला देखिएगा बेटा, फोर्थ वाला, तो आप बोलेंगे सर फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही अलग जा रहा है, बिल्कुल कहाँ जा रहा है, फोर्थ वाले को बोलेंगे क्या हो गया भाई, नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज, बिल्कुल सही कहा बेटा। फोर्थ वाला जो है ना ही एक्यूरेट है और ना ही जो है वो प्रिसाइज है, तो आप लिखेंगे नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। बेटा प्लीज इन ग्राफ को अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं अपने पास। ये बस इंशाल्लाह ये फर्स्ट ही चैप्टर है जो आप काम लिख रहे हैं, बाकी तो फिर मैं ग्राफ अगर आपको वर्कबुक दे दूंगा तो वर्कबुक में जो है फिर वो सारे काम जो है वो आ, लिखा हुआ होगा, ग्राफ उसी में आप लिखेंगे, उसी में काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। असल में मैं अपडेट कर रहा हूँ 2024 के हिसाब से, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था, बाकी फिर आप उसी में करेंगे। बट थर्ड वन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ गुड क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट, यस बेटा, थर्ड वन इज नॉट प्रिसाइज ना, प्रिसाइज नहीं तो गुड क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तो फटाफट बेटा ग्राफ बना के डन कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक को ऑब्जर्व करेंगे, यस। बेटा मुझे क्वेश्चन प्लीज बताइए, कौन सा वाला एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। ब्लू डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ब्लू डॉट जो है ना उसकी ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, मैं प्रीवियस स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, मुझे पहले क्वेश्चन बताइए बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर मुझे बता देंगे ना आप, तो मुझे एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। बेटा ब्लू डॉट जो है ना वो ट्रू वैल्यू को, यानी ये वाली वैल्यूज है ना, ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ट्रू वैल्यू का मतलब ये जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब जितनी सारा वैल्यूज लेते जा रहे हैं हर बार ट्रू वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो वो ट्रू वैल्यू को शो कर रहा है।
ग्राफ 4। बेटा ग्राफ 4 में अगर आप देखेंगे, मुझे बताइए ग्राफ 4 को देखिए कि ग्राफ 4 जो है वो ट्रू वैल्यू के करीब करीब आ रहा है या ट्रू वैल्यू से बहुत दूर निकला हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ग्राफ 4 में जो है वो ट्रू वैल्यू सेंटर में है, ग्राफ बिल्कुल लेफ्ट पे बना हुआ है, इसका मतलब ये एक्यूरेट तो नहीं है। देखो एक्यूरेट तो जब होगा ना बेटा जब आप ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब होंगे, और वैल्यूज आप भी एक दूसरे से बहुत दूर रही हैं। अगर आप वैल्यूज को देखेंगे तो वैल्यूज बहुत दूर दूर आ रही हैं, आप देखिए। देखो ये वैल्यूज ये वाले ग्राफ में देखो, यहाँ वैल्यूज बहुत करीब करीब है, ट्रायंगल बहुत छोटा सा बना हुआ है। मतलब जो ट्रायंगल बोल रहा हूँ, जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, आप मैं उसको ऑब्जर्व मतलब बोल रहा हूँ, ट्रायंगल है नहीं ये, एक शेप में आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि बहुत ज्यादा करीब करीब से बने हुए रीडिंग्स। जबकि यहाँ रीडिंग देखेंगे तो यहाँ रीडिंग जो है वो बहुत स्प्रेड हुई हुई है। जब रीडिंग स्प्रेड हुई हुई होती है बेटा, तो वो प्रिसाइज नहीं होता, ये इसका मतलब ना ही एक्यूरेट है और ना ही जो है वो प्रिसाइज है। ओके चलो बेटा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरे पास बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे अब आपसे डिस्कस करना है। यस बेटा, टॉपिक का नाम लिखा बेटा एरर। एरर क्या होता है, एरर अब हम पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, काम रह गया बेटा, ड्रॉ कर रहे थे अभी, आप रुक जाऊं मैं। कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, एरर लिखा हुआ है बेटा, एरर क्या कहलाता है, एरर मुझे बताइएगा। एरर में एक बात पहले मैं अगर आपको हाईलाइट करूं, हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू होती है भाई, मुझे बताइए ट्रू वैल्यू जो है, मतलब रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू मेरे पास 9.81, सही है। ट्रू वैल्यू 9.81। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप फुल शपाटर, ये रहे आप। आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये रहे। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू थी, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व वैल्यू जो आपने निकाली बेटा वैल्यू, वो आपने वैल्यू निकाली 6। बिल्कुल बेट, आपके पास ट्रू वैल्यू थे 9.81, आपने वैल्यू निकाली 6। अब आप मुझे बताइए कि दोनों वैल्यू सेम है, आप बोलेंगे सर सेम तो नहीं है, एक्यूरेट तो आंसर है ही नहीं। अब जब एक्यूरेट ही नहीं है, इन दोनों में जो फर्क आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो आपका एरर होगा। यानी जब मैं आपसे बोलूंगा था बेटा ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू, मुझे बताइए कितने का एरर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 9.81 में से 6 को हम माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.81, यानी ये आपके एरर की वैल्यू है। तो एरर बिल्कुल बेटा, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे डेफिनेशन सेंड करना शुरू करनी बेटा, परफेक्ट। तो एरर की डेफिनेशन हो गई बेटा, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों में जो डिफरेंस होता है बेटा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एरर, ये जो है वो आपका एरर कहलाता है। बिल्कुल सही बताया, 3.81 इज द एरर। अब आप मुझे बताइए बेटा रॉन्ग जजमेंट, ओ माय गॉड, क्या पॉइंट बोला है बेटा, फ्लैट हो गया मैं, गुड। रॉन्ग जजमेंट। भाई मुझे बताइएगा बेटा एरर के बारे में, एरर की डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है, एरर इज द डिफरेंस, error is the difference between the true value and the obtained value या observed value, जो आप वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे होते बेटा, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एरर। तो पहला तो ये डेफिनेशन बेटा मैंने अब आपको क्लियर कर दी, लैक ऑफ प्रिसिशन। बिल्कुल बेटा लैक ऑफ प्रिसिशन भी बोल सकते हैं, लेकिन एरर होने के साथ साथ जो है वो आंसर आपका प्रिसाइज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। भाई आपने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, आपने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, हर बार आपका आंसर 6 आ रहा है, हर बार आंसर 6 आ रहा है, तो आपका आंसर प्रिसाइज तो हो जाएगा, लेकिन एरर फिर भी होगा उसमें। तो वो ऑब्जर्व करना पड़ता है बेटा, वैल्यूज क्या आ रही है, फिर आप उसी की बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट है या प्रिसाइज है, या उसमें एरर है या एरर नहीं है, राइट। तो एरर जब होता है बेटा जब आंसर एक्यूरेट नहीं होता, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी आप बोल सकते हैं, एरर इज द लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये आप बोल सकते हैं। ये आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया बेटा। बिल्कुल बेटा परफेक्ट बताया आप। चलो इस एरर के बारे में बेटा अब हम बात करेंगे, एरर की कुछ टाइप्स वगैरह जो हम डिस्कस करते हैं, एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एटलीस्ट आपको नेम्स वगैरह याद रहे बेटा एरर की टाइप्स के। एरर की टाइप में बेटा सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास एरर की टाइप्स होती हैं बेटा, मैं एरर की दोनों टाइप्स अगर आपको बताऊं तो देखिएगा। जो फर्स्ट एरर की टाइप है हमारे पास वो कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। जबकि जो सेकंड टाइप है बेटा एरर की, वो कहलाती है हमारे पास रैंडम एरर। यानी एक होती है सिस्टमैटिक एरर और एक होती है हमारे पास कौन सा एरर, रैंडम एरर। पैरेलक्स एरर उसी में एक कैटेगरी में आता है बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एरर की दो तरह की टाइप्स थी, दोनों के नाम मैंने आपको लिख के दिखा दिए बेटा। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसे एरर होते हैं बेटा जिसको आप जो है वो
रिमूव कर सकते हैं, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसको आप कंसीडर मतलब उसका रीजन पता होता है, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और ऐसा एरर जिसको आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते बेटा, तो ऑब्वियसली बेटा वो एरर जो है वो आपका क्या कहलाएगा, रैंडम एरर कहलाएगा। ऐसा एरर बेटा जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बेटा, वो एरर जो है वो आपका पहले आएगा, कौन सा एरर, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर दोनों टाइप्स को हम ऑब्जर्व करेंगे बेटा, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जरा देखिएगा। सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, जरा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। Systematic error. Systematic error associated with the faulty equipments or the flaw experiment design. Flawed experiment design मतलब क्या मतलब है बेटा, जरा सुनिए। फॉल्टी इक्विपमेंट, एक सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं बेटा, आपके पास यूजुअली स्केल होता है। स्केल में क्या होता है कि स्केल की रीडिंग जीरो से स्टार्ट हो रही होती है, ऐसे होता है जीरो, फिर ये इस तरीके से ऐसे होते होते वन लिखा हुआ होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे होते हैं, वो बहुत अरसे से स्केल यूज कर रहे हैं, स्केल में स्टार्ट की जो लाइंस होती हैं वैसे मिटी हुई होती है, स्केल में लाइंस स्टार्ट की मिटी हुई होती हैं। तो अब आप क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है स्केल की लाइन मिटी हुई है, स्केल आपके पास नहीं है, तो आप क्या करते हैं, स्केल को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्केल को, स्केल को कहाँ से, फिर आप क्या करते हैं, स्केल को वन से स्टार्ट कर देते हैं। आपने वन से लेकर रीडिंग मेजर करी, आपकी रीडिंग आ रही है थ्री तक, मुझे बताइए वन से थ्री तक फिर आप आंसर कितना लिखते हैं, क्या वन से थ्री तक आप आंसर थ्री लिख देते हैं, क्या क्या आंसर लिखते हैं बताइए। बिल्कुल बेटा, देन माइनस वन आप टू लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा, यानी आप लोग के बेसिक कॉन्सेप्ट आप सही कह रहे हैं भाई। आंसर अगर इस तरीके से आ रहा है, अब देखो ये एक ऐसा एरर है, ये एरर आपका तो नहीं है ना भाई, आपने तो भंड नहीं मारा ना, ये एरर इंस्ट्रूमेंट में स्केल में एरर है, और ये एरर ऐसा है कि आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आपको रीजन पता चल रहा है इसका, इसकी कोई लॉजिक है, और आप इतने जीनियस है कि आपको लॉजिक का आइडिया कि भाई हम स्केल को वन से थ्री तक मेजर कर, वन से ऑनवर्ड मेजर कर लेंगे और हमें रीडिंग मिल जाएंगी। तो ये एरर कहलाता है सिस्टमेटिक एरर, यानी इस एरर का आपको रीजन पता होगा और इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो पढ़िए ना बेटा क्या लिखा हुआ है, प्लीज पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कि दे हैव अ क्लियर कॉज, दे हैव अ क्लियर कॉज एंड कैन बी एलिमिनेटेड फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर में इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो आई होप बेटा, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको जो है वो सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर जो है वो किसी भी इक्विपमेंट में हो सकता है, या एक्सपेरिमेंट डिजाइन में हो सकता है, उस एरर का कोई ना कोई कॉज होता है बेटा, उसको आप फ्यूचर में एलिमिनेट कर सकते हैं। ये एक पॉइंट बेटा मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, इसके आगे जरा देखिएगा बेटा, नेक्स्ट बात जो मैं अब आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा, जरा वो भी देखते हैं। यस, आगे ऑब्जर्व करते हैं। आपके लिए बेटा सिस्टमैटिक एरर की कुछ फर्दर टाइप्स हैं, वो भी जरा नाम देख लीजिएगा। बेटा सिस्टमैटिक एरर आइदर इट मे बी इंस्ट्रूमेंटल, इट मे बी इन्वायरमेंटल, इट मे बी ऑब्जर्वेशनल, और इट मे बी थ्योरेटिकल। क्या मतलब है इसका, हर एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा बेटा। इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे मैंने अभी अभी आपको हाईलाइट किया बेटा, इंस्ट्रूमेंटल एरर मैंने कहा ना, स्केल में एरर आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, आप इसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर था। अब इसी तरीके से बेटा आपके पास लिखा हुआ है ना एक्स एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब क्या बेटा, यूजुअली जब आप लैब में जाते हैं बेटा, एनवायरमेंटल का मतलब ये। अब आप मुझे बताइए, लेट्स सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें एक पेंडुलम आपने बनाया हुआ है, पेंडुलम बनाया हुआ है, राइट, और इस पेंडुलम को आप जो है वो ऑस्किलेट कर रहे हैं, पेंडुलम सही नहीं बनाएंगे बेटा, आप इस तरीके से आपने एक पेंडुलम बनाया, आप इस पेंडुलम के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट, आप इस पेंडुलम को आगे लेके जा रहे हैं, फिर डिस्प्लेस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पेंडुलम इस तरीके से ऑस्किलेट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, आप अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और लैब के अंदर जो है वो आपने जो है वो फैन ऑन किए में, फैन ऑन किए में आपने। अब आप मुझे बताइए, अगर आपने फैन ऑन किए में बेटा, तो क्या होगा, क्या ये इक्विपमेंट बहुत तेज फैन चल रहे हैं, स्टैंड फैन आपने लगा दिया, आपने कहा सर मुझे चिल्ड हवा चाहिए बिल्कुल, स्टैंड फैन लगा दिया, बेचारा पेंडुलम इधर उधर जा रहा है, उड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सर मैं तो ऐसे ही करूंगा। आप, मैं बोलूंगा बेटा क्या हो गया आपको, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये एरर है, तो इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने का मेथड ये कि आप सराउंडिंग में फैन वगैरह नहीं ऑपरेट करें। आपकी अगर लैब मौजूद है, लैब में आप एसी चलाएं, लैब में जब एसी चल रहा होगा, एयर फ्लो नहीं होगा, तो पेंडुलम बड़ा स्मूथली मूव करेगा, आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह का एरर है कि जो आपको इसको रीजन पता चल रहा है, यू नो द रीजन, एंड यू कैन रिमूव एंड यू कैन एलिमिनेट द रीजन एज वेल बेटा। तो ये एरर जो कहलाएगा बेटा, दिस एरर इज द इन्वायरमेंटल एरर। तो इन्वायरमेंटल एरर को मैंने एक और एग्जांपल बेटा, एक और एग्जांपल मैंने जो है वो आपको हाईलाइट कर दी। तो द फर्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर, द सेकंड वन इज द एनवायरमेंटल एरर, द थर्ड वन इज द ऑब्जर्वेशनल एरर। बेटा ऑब्जर्वेशनल एरर का मतलब कि आपने रीडिंग पढ़ने में कोई गलती कर दी, रीडिंग थी, आपके दोस्त ने कहा वही रीडिंग लिख,
आपके डोजे का रीडिंग है 5 सेंटीमीटर और आपने रीडिंग लिख दी 15 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए, एरर तो है, मिस्टेक तो है, एरर तो है। बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन एरर में एक और पॉइंट मुझे हाईलाइट किया, बिल्कुल बेटा शाबाश, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। एरर तो है ऑब्जर्व करने में, रीडिंग थी 5, आपने गलती से स्केल में 15 पढ़ ली। तो अब आप मुझे बताइए, ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब वो जो एक एरर जो आप बहुत दफा सुनते हुए आ रहे होते हैं, एक बहुत ही मशहूर सा एरर है जिसको हर दफा कोई भी एरर है आप ओ लेवल के पेपर में लिख देते थे, पैरेलेक्स एरर। दुनिया का कोई सवाल आएगा, एमीटर पढ़ रहे हैं, वोल्ट मीटर पढ़ रहे हैं, थर्मामीटर पढ़ रहे हैं, आप लिख देते थे पैरेलेक्स एरर। बिल्कुल सही कहा, पैरेलेक्स एरर आपका ऑब्जर्वेशनल एरर है और ये भी सिस्टमेटिक एरर है, और इसको आप रिमूव कर सकते हैं। जो एंगल ऑफ साइट आपने मुझे कहा है ना, दिस इज द पैरेलेक्स एरर, तो ये जो है वो एरर फ्रॉम द आई, बिल्कुल। और लास्ट वाला लिखा हुआ है थ्योरेटिकल एरर। तो थ्योरेटिकल एरर में क्या है बेटा? थ्योरेटिकल एरर में भाई फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लगाना था। आप लोगों ने लेट्स सपोज फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ये वेव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पढ़ा है ना फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। और आप लोगों ने, नहीं बेटा रैंडम एरर नहीं होगा, पैरेलल एरर इज नॉट अ रैंडम एरर। ये एरर आप इसको मतलब इसको एक्यूरेट कर सकते हैं कि आप उसके आई लेवल पे आ जाएं, आप उसको बिल्कुल स्ट्रेट रीडिंग पढ़ें तो इसको रिमूव किया जा सकता है। रैंडम एरर ऐसा होता है जिसका कॉज ही आपको पता ही नहीं है कि यार एरर आ क्यों रहा है। अच्छा, फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने जज्बाती होकर फॉर्मूला ले लिया f इज इक्वल टू वी लैम्डा। अब आप मुझे बताइए, ये आपने एरर किया ना बेटा, आपकी तरफ से मिस्टेक है, आप इसको सही करके लिख लेते, आप फॉर्मूला याद कर लेते। भाई पेपर में कोई फॉर्मूला लिख के ले जाते, याद कर लेते, कुछ तो कर लेते। आपको फॉर्मूला आपने गलत लिख दिया और आपका एरर आ गया, तो ये भी थ्योरेटिकल एरर है, और थ्योरेटिकल इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बेटा। सिस्टमैटिक एरर क्या था? जिसका कोई कॉज हो, जिसको आप फ्यूचर में एलिमिनेट कर सकें, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा। और सेकंड फिर मैंने आपको बताया बेटा कि सिस्टमैटिक एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। यस बेटा, वी कैन फाइंड एक्यूरेट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं अगर आप इन एरर्स को जो है वो रिमूव कर दें। अच्छा, लास्ट में बेटा बस मैं आपको रैंडम एरर पढ़ाऊंगा, फिर क्लास में इंशाल्लाह एंड कर देंगे बेटा। दिस इज अ रैंडम एरर। रैंडम एरर की डेफिनेशन जरा देख लीजिएगा, फिर हम क्लास एंड करेंगे। रैंडम एरर्स अकर रैंडमली एंड समटाइम हैव नो सोर्सेज या कॉज। क्या मतलब है इसका? भाई आप रीडिंग मेजर कर रहे हैं, रीडिंग मेजर कर रहे थे, आपके पास एक बीकर है, इस बीकर को आपने फर्स्ट टाइम रखा, आंसर आया 7.65। दोबारा रखा, आंसर आया 7.48। दोबारा रखा, आंसर आया 7.86। और बीकर में आपने कुछ भी नहीं छेड़खानी करी, बीकर बिल्कुल सही है। बीकर में से ना आपने मास निकाला है ना ऐड किया, सिर्फ आप उसको बार बार पुट कर रहे हैं, हर बार थोड़े थोड़े से आंसर में एरर आ रहा है। अब आपको एरर के रीजन ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मशीन खराब है, क्या मसला है, क्या एरर है, तो ये रैंडम एरर कहलाएगा फिर आपके पास। इसी तरीके से रीडिंग है, हवा चली गई होगी, अरे वाह क्या बात है। नहीं, रीजन हो सकते हैं बेटा, इस तरह के रीजन होते हैं, तो ये रैंडम एरर कहलाते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, इसको जो है वो आप रिमूव नहीं कर सकते इजीली, तो ये आपके पास जो है वो रैंडम एरर कहलाएंगे। तो बस में भाई ये डेफिनेशन हो गई बेटा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको लिख लीजिएगा। और सिस्टमैटिक एरर के बाद फिर बाद एरर थे यहाँ पे रैंडम एरर। और फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जब हमारी होगी तो फिर हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर के डिफरेंस पढ़ेंगे। और देन फिर हम इसका लास्ट टॉपिक जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इसी की कंटिन्यूशन में है, अनसर्टेनिटी का, वो अनसर्टेनिटी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेटा, श्योरली पता ना हो, कैन यू एक्सप्लेन एनवायरमेंटल एरर अगेन? बिल्कुल बेटा, एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल ये रैंडम एरर की भी टाइप, एनवायरमेंटल ना। भाई इसमें लिखा हुआ है कि आप लैब के बाहर थे, तो प्रेशर आ रहा था 300, राइट? और जब आप लैब के अंदर आ गए, इफ यू ओपन द डोर एंड एंटर इनटू द लैब, लैब के अंदर चले गए, तो प्रेशर की रीडिंग ड्रॉप हो गई 100 पे। यानी कोई आप हाइट पे नहीं गए, सिर्फ आपने लैब का दरवाजा खोल के एंटर हुए हैं, सिर्फ लैब का दरवाजा खोल के एंटर हुए हैं, प्रेशर ड्रॉप हो गया। अब आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा क्या रीजन है, तो ये एरर फिर आपके पास जो है वो रैंडम एरर कहलाएगा। इज दिस क्लियर टू यू बेटा?
चले बेटा, क्लास को हम यहीं पे होल्ड करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब क्लास में इसी से आगे बढ़ेंगे बेटा। अच्छा, अटेंडेंस मुझे एक दफ़ा मैं आपकी पिक्चर फिर दोबारा लूंगा आप लोग के नेम्स की। तो एक दफ़ा बस एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर दूंगा। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट जो है वो प्लस माइनस हो गया और किसी ने लेट ज्वाइन किया, क्योंकि अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ना फिर बाद में इशू होता है आप लोग के लिए। जस्ट अ मिनट, मैं अटेंडेंस को आपको ओके कर दूँ, फिर यू मे लीव नाउ। यस बेटा, दिस इज एंड ऑफ द क्लास, यू मे लीव नाउ बेटा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्रोमाइज बेटा। आप लोगों ने मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज किया, शाम में अलग से क्लास ली बेटा। कल फिजिकल क्लास का मुझे बेटा आइडिया नहीं है, प्लीज बेटा आस्क फ्रॉम द मिस सबीना, वो आपको कोऑर्डिनेट करके बता देंगी। बिल्कुल बेटा, अल्लाह हाफिज।